यस, वेलकम स्टूडेंट्स। और ये आपका अपना चैनल है बायोलॉजी क्लासेस, और इसमें मैं आपको डेली लेक्चर देता हूँ और कोशिश करता हूँ डेली आ सकूँ। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ क्योंकि मदर की तबीयत ख़राब चल रही है और एम्स के चक्कर भी मेरे लग रहे हैं, काफ़ी आने जाना पड़ता है। ऑपरेशन की डेट अभी रह गई है, सैटरडे में फिर से जा करके डेट लेनी है और उनका थायराइड का ऑपरेशन भी होना है और साथ ही साथ जो है बायोप्सी के लिए भी बोला है उन्होंने, डॉक्टर्स ने। तो ऑपरेशन में भी हो सकता है कुछ दिन के लिए ना दिखाई दूं आपको, लेकिन कंटिन्यूटी रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं चैनल छोड़ के कहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा बच्चों, ठीक है। और आया भी आप ही लोग की वजह से ही हूँ, आप लोग रीज़न है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी टीचिंग आप लोग को मिलनी चाहिए। और देखिए, मेरा वीडियो बहुत लंबा तो नहीं होता, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, ठीक है। और यही मेरा मोटो भी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में भी, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके पास आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे। और बच्चों, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों को, मेरे टॉपिक को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द टॉपिक ऑल्सो। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल ही रहा है और डाइजेशन कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। और आज जो मैं लेकर के आया हूँ वह है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर लाइन टू लाइन आपको समझाता हूँ बच्चों। तो क्या है रेस्पिरेशन में, देखिए, प्रोसेस बाय विच सेल्स जनरेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि मीन्स ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेल्स जो है, यानी कि कोशिकाएं, एनर्जी बनाती हैं। कहां से? ग्लूकोज से, ठीक। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और जब वो टूटता है एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी से जब ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर जब बनती है तभी हम कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं, तभी हम एबल होते हैं कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। अच्छा, फिर देख लिया, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। साफ साफ लिखा हुआ जो मैं अभी आपको समझा ही रहा था कि श्वसन के अंदर क्या है, ब्रेक डाउन। आप देखते हैं ब्रेक डाउनिंग ऑफ द ग्लूकोज, किसका टूटना देखोगे आप? ग्लूकोज का टूटना देखोगे। टू रिलीज एनर्जी, यानी कि क्या निकल रही है उसमें से? एनर्जी निकल रही है। यानी कि ग्लूकोज जब टूटेगा तो एनर्जी ही निकालेगा। किस फॉर्म में निकालेगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी की फॉर्म में निकालेगा, ठीक है। और यही क्या होगा? विच इज देन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि सेल्स के अंदर ये एटीपी के फॉर्म में जाकर के क्या हो जाती है? कंजर्व हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, यानी कि संग्रहित हो जाती है। क्या? एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। कहां से टूट करके आ रही है? ग्लूकोज के टूटने से ये एनर्जी बन रही है, और इसी एनर्जी से आप सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है, याद रखना। अब देख लेते हैं बेटा टाइप्स के बारे में। टाइप्स में अगर देखें तो सबसे पहला आता है आपका एरोबिक और दूसरा है आपका एनारोबिक, ठीक है। एक हो गया आपका एरोबिक, यानी कि आप जानते हो जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो डेट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी श्वसन हो रहा है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है। उसमें आपको क्या मिल रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिल रही है। एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है बेटा? एटीपी की फॉर्म में आ रही है। 36 से 38 एटीपी आपकी रिलीज होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड नियर अबाउट 36 टू 38 एटीपीज, यानी कि 36 से 38 एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक। कौन? ग्लूकोज, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीनों निकल रहे हैं किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। किसकी वजह, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी कि जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ एनर्जी लिबरेट करेगा, यानी कि एनर्जी देगा। अच्छा, फिर आ जाओ दूसरे पॉइंट पर बेटा, वो है एनारोबिक। एनारोबिक में अगर देखें तो इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है? ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब देखें आगे, प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड एंड या इथेनॉल, और करके इथेनॉल, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा? या तो लैक्टिक एसिड मिलेगा या फिर अल्कोहल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ये आप देख लो, एक एसिड हो गया, एक अल्कोहल हो गया।
तो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, पार्शियली ब्रेक डाउनिंग होती है। यहाँ पर आधा ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है एनर्जी ज्यादा मिलती है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इस्तेमाल में आ जाता है और पूरे कंप्लीट एनर्जी आपको मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। जबकि इसका उलट, इसके उल्टे में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड और इथेनॉल ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाया क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इसलिए एनर्जी जो यील्ड हो रही है, यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है बहुत कम होती है। वो होती है सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी यानी कि 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ब्लू लाइन में, आपको इसी में ही समझा देता हूं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इन दोनों को अगर आप देखो तो दोनों में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें मिल रही है? 38 एटीपी एरोबिक में, क्योंकि पूरी तरह से यूज हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल और क्या निकाल रहा है? मैक्सिमम एनर्जी निकाल रहा है। जबकि एनारोबिक के अंदर पूरी तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज नहीं हो पाया। ठीक है, पार्शियल ब्रेक डाउन हुआ, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, हाफ ब्रेक डाउन हुआ किसका? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। और इस तरीके से कम एनर्जी मिल रही है, वो है आपकी 2 एटीपी ओनली। ठीक, तो ये पॉइंट आपका पूरे जस्टिफाई हो गया कि आपको एनारोबिक में कम एनर्जी मिलती है लेकिन एरोबिक में बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा, अब उसके बाद ये पॉइंट मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन की और भी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले आप देखें, बात करते हैं ब्रीदिंग की, जिसको हम कहते हैं कि श्वसन दर, यानी एक तरह से ब्रीदिंग यानी सांस लेना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, सांस लेना। तो ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप जानते हो लाइफ प्रोसेस में ब्रीदिंग भी आता है कहीं ना कहीं। आप जैसे रेस्पिरेशन के एग्जांपल में देख लें, हम लोग रोज सांस लेते हैं। जो भी जीवित व्यक्ति होगा या जीव जंतु होगा वो हमेशा क्या शो करेगा बेटा? ब्रीदिंग शो करेगा। ठीक है, यानी ये सांस लेने की प्रक्रिया को शो करेगा। वो इनहेल करेगा किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी बहुत मौजूद है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ऑक्सीजन जो है नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है पेड़ जो है, पेड़ पौधे क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन ही निकालते हैं। ठीक, तो वो हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है, और हम एक्सेल करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधों को जरूरत है। ठीक ना बेटा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपको मैं जल्दी समझा दूंगा यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है अगर आप उसको रिवर्स कर दें, ठीक है ना, तो वो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस बन जाती है। और जबकि अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आप रिवर्स कर दें तो वो फोटोसिंथेसिस बन जाती है। मैं यहां पर भी दिखा दूंगा, देखो कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसान है आप लोग का टेंथ। ठीक है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, ध्यान से सुनते रहें। ठीक, अच्छा, फालतू बकवास नहीं, सिर्फ काम की बात ओनली। तो उसमें मैं अब आपको दोबारा से समझा देता हूं कि ब्रीदिंग का आपको समझ में आ गया। इनहेल करना किसका? ऑक्सीजन का, यानी कि सांस का अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो वो हो गया एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ब्रीदिंग प्रोसेस हो गई आपकी। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का ही एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अच्छा, दूसरा देख लो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात आ रही है। जैसे कि आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि ये होता कहां है? लंग्स में होता है, बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम, एंड बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम टू द एंड सेल्स। यानी कि यहां पर अगर देखें तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एक तरह से आदान प्रदान होना किसका? गैसेस का। अब वो गैसेस कौन सी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये दो गैसेस बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ये दोनों ही गैसेस हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ब्रीदिंग के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, हमारी लगातार कंटिन्यूअस ये बनती रहती हैं, निकलती रहती हैं, और इंडर इनटेक भी होती रहती हैं। अब मैं समझा देता हूं इसको थोड़ा डीप में जाकर के। तो जो हम लंग्स में देख रहे हैं, अब जैसे हमने सांस ली, ठीक है, सांस ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, लंग्स के अंदर गई। लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको? अल्वियोलीज। क्या मिलेगा? ध्यान से सुनना, अल्वियोली। ठीक है, विलाई नहीं है, विलाई तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गई। ठीक है ना, लेकिन ये है अल्वियोली। ये मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। गुब्बारे नुमा छोटे छोटे बारी, छोटे छोटे से क्या होते हैं? थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, और ये हमारे फेफड़े के अंदर ही होता है, लंग्स के अंदर ही होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये सारा फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, और इनके ठीक बराबर से जो चिपकी होती है वो क्या होती है बेटा, याद करो, वो होती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूजन होता है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है अल्वेओलिस के थ्रू, लंग्स के थ्रू कहां चली जाएंगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएंगी, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम जो है वो ऑल ओवर द बॉडी ट्रेवल करेगा विद द हेल्प ऑफ हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन होता है, हर एक बॉडी हिस्से में आपका ब्लड जाएगा, और फिर जब हर एक बॉडी सेल्स के अंदर जब वो पहुंचेगा वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा किसका, यानी कि ऑक्सीजन जो होगी ब्लड से सेल के अंदर जाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट निकल करके आए थे कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस डिफ्यूज होकर के किसमें, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, और फिर ये हमारे पास वापस आएंगे हार्ट के अंदर, ठीक है, वहां से लंग्स के अंदर, और फिर लंग्स से बाहर क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर बनी थी। बात समझ में आ रही ना बेटा। तो ये सब पॉइंट आपको समझना है, बहुत आसान है, कोई भी कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है ना मेरे लाल। आप लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको कम टाइम में जल्दी से ज्यादा समझाने की कोशिश करी है, ठीक। तो पहले लंग से ब्लड के अंदर गया क्या, ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन जो है ट्रेवल करा ऑल ओवर द बॉडी, अलग अलग डिफरेंट सेल्स में वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ गया, किसके अंदर, सेल्स के अंदर, ब्लड में से सेल्स के अंदर गया ऑक्सीजन, वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस जो है किसके अंदर आया, वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर आया, और वही फिर ट्रेवल करता हुआ हार्ट से होता हुआ लंग्स तक पहुंचा, और फिर वो हमने एक्सेल कर दिया किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना बेटा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आते हैं नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या होता है, अकर्स विद इन सेल्स, यानी कि ये जो होता है ये सेल्स के अंदर ही होता है, ठीक है। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए कह रहे हैं, जैसा मैंने समझाया था आपको कि सेल्स के अंदर होता है। इन्वॉल्विंग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ब्रेक डाउनिंग ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो होता है, जो शक्कर होती है या शर्करा, शर्करा जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसका वो तोड़ना होता है, और इससे क्या मिलेगा आपको, एनर्जी मिलेगी, जैसे कि ऊपर मैं आपको समझा चुका हूं यहाँ पर, ठीक है। फर्मेंटेशन में आपका लैक्टिक एसिड वगैरह बनेगा, या फिर इथेनॉल का बनना होता है, ये आपका एनारोबिक की प्रक्रिया है या एरोबिक की प्रक्रिया है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी आपकी क्या है बेटा, ये भी एरोबिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आने चाहिए, इन सब की डिटेलिंग मैं आपको अलग अलग कर दूंगा, ठीक है, जल्दी के बता दूंगा कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है। फिलहाल अभी आपको यहाँ पर नाम याद रखने हैं, ठीक है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से ये तीनों पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बहुत कुछ चीजें शॉर्ट में जो कि मैं अभी आपको समझा दूंगा क्या है। सबसे पहले आता है आपका डायफ्राम, ठीक, सांस लेने का जो मैकेनिज्म होता है वो उसके बारे में बताने जा रहा हूं। डायफ्राम आपका क्या होता है बेटा, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये आपका है थोरेसिक कैविटी, जैसे आप बोलते हैं चेस्ट, ठीक। ये थोरेसिक कैविटी हो गई, ठीक है, चैम्बर हो गया अंदर जहां पर लंग्स वगैरह होते हैं। इसको ठीक यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा है किससे, पेट से। पेट को आप क्या बोलते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि थोरेसिक कैविटी, बीच में डायफ्राम हो गया, पेट वाला जो रीजन हो गया एब्डोमेन कहलाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो मेरे लाल इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। तो एब्डोमेन को और आपका किसको, थोरेसिक कैविटी को, यानी कि चेस्ट को और स्टमक को सेपरेट करने की जो लाइन आती है वो कहलाई जाती है डायफ्राम, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस, ठीक है, मतलब ये सिकुड़ती भी है और रिलैक्स भी होती है, ठीक है। अभी समझा रहा हूं, पहले इसको देखो, ये एरो मैंने बना रखा है, एक तो अपवर्ड है, दूसरा है डाउनवर्ड एरो। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक, इसको पॉइंट समझना कि जो अपवर्ड एरो है वो तो इंक्रीज हो गया, और जो डाउनवर्ड एरो मैंने बनाया क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी थी इसलिए मुझे आपको बताना था, समझाना था, इसलिए मैंने इस तरह से बना दिया। ये पॉइंट आप लोग देख लो, इंक्रीज एंड डिक्रीज थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, यानी कि जैसे डायफ्राम जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सिकुड़ेगा या रिलैक्स होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज भी करेगी। अब जैसे देखो मेरे को, सांस खींची, जब मैंने सांस खींची तो क्या हुआ, ये आपका अपवर्ड क्या हो गया बेटा, यानी अब जाहिर सी बात है आपका थोरेसिक कैविटी तो बढ़ गया ना ऊपर की तरफ, यानी फूल गया, लेकिन जो डायफ्राम होगा वो कहीं ना कहीं
वो क्या होगा, हल्का सा नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक, यानी कि वो क्या हो रहा है, एक तरह से रिलैक्स करेगा। ठीक है, और जब हम मैं सांस छोड़ूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो यानी कि सारी सारी चीजें आपकी जो ऑक्सीजन वगैरह है वो सब बाहर निकल जाएगी। इस पॉइंट को आप देख लीजिए, अगर कहीं कुछ डाउट लगे आप मुझसे दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स, यही डायफ्राम में जो है आपकी कुछ मसल्स वगैरह भी होती हैं। ठीक है, जो इंटरकोस्टल यानी कि बीच में पाई जाती हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके डायफ्राम का अप एंड डाउन भी करेंगे, और साथ ही साथ थोड़े से कैविटी वॉल्यूम को भी इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे टीसीबी मैंने जो है जगह की कमी की वजह से यहाँ पर टीसीबी लिख दिया, किस चीज के लिए, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम के लिए। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। लंग्स की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका फैलता है। ठीक है, एक्सपेंड भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, यानी कि सिकुड़ता भी है, टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। अब जैसे आप सांस लेते हो, खींचते हो और छोड़ते हो, ठीक है, जैसे आपने सांस खींची तो लंग्स जो है वो आपका एक्सपेंड हो गया, थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज कर गई आपके। जब आप सांस छोड़ते हो तो कॉन्ट्रेक्शन हो गया, और साथ ही साथ आपका जो मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो गया किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है लंग्स का, वो हेल्प करता है किसमें, गैसेस एक्सचेंज में, यानी कि ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ठीक, तो ये पूरा ऑल अबाउट रेस्पिरेशन है अभी, और इनके बारे में जो है मैं आपको बता दूंगा जल्दी, जैसा भी टाइम मिलेगा, हो सकता है कल बता दूं या एक दो दिन के अंदर बता दूं, जैसा भी होगा बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, जाता तो एक चीज और बता दूं, मैंने क्या कहा कि रेस्पिरेशन की इक्वेशन जरूर देखें आप लोग। ठीक है, लैक्टिक एसिड की भी इक्वेशन जरूर देखें। एक चीज और बता दूं, जब बहुत ज्यादा आप लोग एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा, जैसे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा थकान आ जाती है। ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन हो जाता है, कहने क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर कम हो जाती है। ठीक, जब ऑक्सीजन आपकी मसल्स के अंदर कम होंगी तो अब वहां पर फर्मेंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होता है, जिसके से आपको फैटिगनेस लगती है, यानी कि थकान लगने लगती है मसल्स में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी कहीं ना कहीं माइंड के अंदर रखना मेरे लाल। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनारोबिक में कन्वर्ट हो गया, और वहां पर लैक्टिक एसिड बन करके वो इकट्ठा होने लगेगा आपकी मसल्स में, जहां पर आप जिससे ज्यादा काम कर रहे होंगे या कार्य कर रहे होंगे, तो इसलिए उस मसल्स के अंदर फिर फैटिगनेस आ जाती है, थकान आ जाती है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस और लैकिंग ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बायोलॉजी क्लासेस को, और मुझे सपोर्ट भी करें कमेंट सेक्शन में जाकर के। जो भी है आप क्वेरीज वगैरह मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, और मेरे मदर के लिए प्रे भी करिए ताकि उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और वो सेहत और अच्छे स्वास्थ्य के साथ वापस आ जाएं, ताकि मैं भी टेंशन फ्री होकर के आपको पूरी मेहनत से और पूरी लगन के साथ पढ़ा सकूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एग्जाम भी करीब में है, उम्मीद करता हूँ जो बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि अब तो मेरा स्टार्टिंग था तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी तो मेरी तरफ से मैटर आया नहीं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग के छोटे भाई बहन हैं या जो भी आपके दूसरे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोग के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है आने वाले टाइम में। और मैं लगातार आता रहूंगा बेटा, इंशाल्लाह आप लोग को अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा, देता रहूंगा आप लोग के लिए। और आप ही का चैनल है बेटा, मेरा कुछ नहीं है, जो भी है आप ही के लिए है। टाइम कम लूंगा आप लोग का, ज्यादा ज्यादा समझाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस होंगी 15 मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर अंदर मैं फिनिश कर दूंगा, और मिलते रहेंगे। ओके, अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।